हम्म। हम्म। Good afternoon. Good afternoon. Welcome to today's special session called as Investors Awareness Program. आशा करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं अमोल आपका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। ऋषभ जी, क्या मैं मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? Yes, yes. Yes, थैंक yes, यू। yes. Thank you for the confirmation. 153 people have already joined, and I can see many more are joining. अभी भी join कर रहे हैं, I can see, and I got the confirmation. ये एक special session है, संडे का दिन है, बहुत important, and आज एक बहुत ही special session है, special लोगों के लिए यहाँ पे शेड्यूल किया गया है, Investors Awareness Program. आज जो हम बात करने वाले हैं, my friends, पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक प्रोग्राम हमने शेड्यूल किया है। क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले। क्वेश्चन आंसर्स होंगे, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन मैं इतनी आपको अश्योरेंस देता हूं, इतना आपको अश्योरेंस देता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद अगले 45 मिनट्स जो हम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ देखने का, इन्वेस्टमेंट और आज की अपॉर्चुनिटी जो है उसकी तरफ देखने का नजरिया आपका जरूर बदलेगा। इतनी मैं आपको अश्योरिटी देता हूं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से, पैन इंडिया से लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। आई कैन से, बट दीज आर वेरी स्पेशल इनवाइटीज है जिनको खास इनविटेशन दिया गया है। दिस प्रोग्राम वाज नॉट ओपन टू ऑल, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और आज हमने खास शख्सियत को भी यहाँ पे बुलाया है। मैं उनका इंट्रोडक्शन जरूर करवा देता हूँ, लेकिन डिजिटल प्रोग्राम है, बहुत अलग अलग जगह से लोगों ने ज्वाइन किया है। प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो इसीलिए माइक यहाँ पे आपका काम नहीं कर रहा है, बट आप अगर चैट बॉक्स देखोगे तो चैट बॉक्स एक्सेसिबल है। वहां पे अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप वहां पे कमेंट भी दे सकते हो। इमोटिकॉन्स है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अभी आपको थम्स अप दिखा रहा हूँ, थम्स अप दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह का रिएक्शन भी दे सकते हो। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो भी एक बार कॉन्फर्मेशन के तौर पे थम्स अप दिखा दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो आई कैन सी नाउ कुछ थम्स अप्स दिख रहे हैं मुझे। वाओ, ओके, सो इफ यू आर एबल टू लिसनिंग, आप आपके देखिए नीचे आपके स्क्रीन पे, यस, नाउ आई कैन सी लॉट ऑफ थम्स अप। चैट बॉक्स वहां पे स्क्रीन की बाजू में इमोटिकॉन्स का ऑप्शन दिखेगा जहां पे थम्स अप दिखेंगे। वाओ, क्या बात है। और कुछ कंफर्मेशन भी आया है चैट बॉक्स में, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये स्पेशल सेशन है, स्पेशली वाइज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए। तो मार्केट रिलेटेड जो भी हम अपॉर्चुनिटी आज बताने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी मन में सवाल है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए और आपका जवाब जरूर यहाँ पे मिलेगा। आइए चलो देखते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या है। तो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम इट्स अ डेटा ड्रिवन गाइड है फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आज जो हम बात करने वाले इट इज कंप्लीटली डेटा बेस्ड रहेगा, ख्याली पुलाव नहीं है। जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसका सोर्स भी हम आपको बताएंगे, कहां से इंफॉर्मेशन आई है, कितनी ऑथेंटिक है, ये आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। इतना डिटेल डेटा ड्रिवन गाइड है जो हमें आज बहुत क्लियर करके देगा पिक्चर। एक ऐसी लेंस आज लेके आए हैं जो हमें जो हमारा जो मोटिव है वो हमें बहुत क्लियर बड़ा करके यहाँ पे दिखाने वाली है। तो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं अमोल आपका फिर से स्वागत करता हूं। What is investing? What is investing? ओके, इन्वेस्टिंग मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, शायद इसके में कई चीजें हैं, इंसाइक्लोपीडिया भरे पड़े हैं, इन्वेस्टोपीडिया पे आप देख सकते हो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। बट कुछ बड़े शख्सियतों ने कुछ बहुत ही बढ़िया कोट्स बताए थे जिनका मैं यहाँ पे आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ। और यकीन मानिए इसको समझने की थोड़ा कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ दी स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट, जिनका नाम लिया जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बताया था, जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न इट, ही हु अंडरस्टैंड्स इट पेज इट। जो समझ लगता है दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो समझ लेता है वो उससे पैसे बनाता है कंपाउंडिंग तरीके से, और जो नहीं समझता है वो पे करता है कंपाउंडिंग तरीके से। सो हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी वेल्थ जो है, हमारी जो असेट्स है, हमारी जो लेगेसी है वो कंपाउंडिंग तरीके से बढ़े। और वो कैसे बढ़ सकती है वो आज हम देखने वाले हैं। उसी की तरह इन्वेस्टमेंट के भीष्म बोला जाता है वॉरेन बफे जी को, यूएस बेस्ड है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। उन्होंने बताया था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई।
अगर आपने सोते वक्त भी पैसे बनाने का आपका जरिया नहीं ढूंढा है तो जिंदगी निकल जाएगी, हम काम ही करते रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इतनी जरूरी है। वी वांट आवर मनी टू वर्क फॉर अस। हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा हमारे लिए काम करे, ये चॉइस करना हमारे लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आज आप सही जगह पे हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की जो शख्सियत है वो बहुत ही वेरी स्पेशल। आज के जो गेस्ट है उनको हमने बुलाया है। संडे था, उनका बिजी शेड्यूल था, ही वाज ट्रैवलिंग, स्टिल ही मेड सम टाइम एंड हमने उनको यहाँ पे बुलाया है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम Karnapalan sir. Karnapalan sir, having more than 19 years of experience in this field. इसी क्षेत्र में उनका experience है. We call him encyclopedia of investment and insurance. तो कर्ण सर आपका स्वागत है. More than 19 years of experience with amazing market knowledge. आज वही ज्ञान हमें मिलने वाला है. तो कर्ण सर बहुत उत्सुक है हम आपसे सारी चीजों के बारे में जानने के लिए. जब हमने ये देखिए कर्ण सर आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं. वेलकम वेलकम कर्ण सर. Thank you very much for spending time. Thank you very much. Afternoon, in fact. So thank you for inviting me for such a wonderful program, and I can see so many investors are there. So Yes. Amol, I'm Yes, I think थोड़ा आवाज ब्रेक हो गया आपका. मुझे पता है he is traveling, but we booked his time. traveling somewhere, but I'll try to speak to it that I will be in a good network area. In case if I disconnect. Yeah, so thank you for having me all for this wonderful program of investor awareness, and definitely we are going to talk on multiple things which are more important while doing the कि आपको कुछ जो प्रश्न है हमारे इन्वेस्टर्स के जो क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा. Absolutely right. Thank you very much, sir. अगर आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आप कैमरा बंद कर दी. तो बीच में थोड़ा सा लैग आ रहा था. That's why this is a simple suggestion. Because I know that you are from your busy schedule, you are traveling, but still we. No problem. Okay, thank you. So, thank once again, welcome, Karan sir. Thank you everybody for joining today's session. कर्ण सर जब हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया था तो हमने कई लोगों को सर्वेज भेजे थे, कई लोगों को इनका इनविटेशन जब भेजा था तो उसके साथ में कुछ गूगल फॉर्म्स थे जिसके कि हमें रिप्लाई भी आ गए और कुछ क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस है. जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कभी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं. तो आज ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट धांसू क्वेश्चन, जैसे कि अभी क्रिकेट मैच भी चल रहा है तो बाउंसर्स और बहुत सारे गुगली वाले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं. हम एक एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे एंड आशा करते हैं आपकी तरफ से उसी के ऊपर जवाब मिले. तो ये पहला क्वेश्चन सर, अक्सर कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पहला क्वेश्चन आता है मन में, इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट? क्या ये सही समय है? कहीं पे वॉर हो रहा है, कल पता चला रशिया ने और अटैक बढ़ा दिए, वहां पे पता चला कि ट्रम्प टैरिफ ऊपर नीचे कर रहे हैं, इंडिया में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है. तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या है? इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन सर. ओवर टू यू कर्ण सर. So अमोल, मुझे लगा था कि ये सेशन थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू आर गेटिंग, आई थिंक इट इज अ बिट डिफिकल्ट वन, बट लेट मी टेल यू, सी जब इन्वेस्ट करना होता है ना तो आई होप आई एम ऑडिबल अमोल. यस यस यस, वी कैन हियर यू सर, क्लियर. ओके. सो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक होता है कि हमारा ग्लोबल एस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है और उसके साथ साथ में हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है. एक टाइम था जब ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हुआ करता था कि अगर यूएस में अगर एक लेट्स से एक फटाका फूट रहा है तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती थी. लेकिन आज की तारीख में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं रहा. यस, ग्लोबल एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड व्हाइल डिफाइनिंग आवर स्टॉक मार्केट एंड ऑल, बट अगर मैं आज की बात करूं आपको अमोल, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत मायने रखता है. हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो ज्यादा जानना बहुत जरूरी है. सो तीन पहलुओं पर मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि अभी हम एज एन इकोनॉमी कहां पर है, हाँ जी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है एज एन इकोनॉमी, और भविष्य में क्यों हम अच्छा करने वाले हैं, हमारा स्टॉक मार्केट क्यों अच्छा करेगा, हमारी इकोनॉमी क्यों अच्छा करेगी. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों पहले हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए. हमने वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा जाता था, जिसको टेक्नोलॉजी में बहुत माना जाता था कि ये इकोनॉमी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है. इस इकोनॉमी ने, जापान ने
जापान को हमने बीट करा एंड वी बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Absolutely. Yes. अगर आप देखेंगे ये भारत सरकार द्वारा दिया हुआ डेटा है। अमित शाह जी ने तो अभी रिसेंट पास में, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दी सम ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑफ मिस्टर अमित शाह, and he was also telling that in very near future we are going to become a third largest economy. निर्मला सीतारमण जी ने अपने जो वाइब्रेंट गुजरात जो प्रोग्राम होता है उसमें ये स्टेटमेंट दिया है that India will become third largest economy in the world by 2027-28. और बहुत जगह पे भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ये हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, फिनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया डेटा है दैट इन 2021 वी वर 10th largest economy, in 2020 we become 7th largest economy, in 2022 we become 5th, and in 2025 first half में if I can say we become the third largest economy in the fourth largest economy, and by 2023 27 we will become $30 trillion economy with the rank number 3 in the world. So ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, आज हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक डेटा पॉइंट फिर से बताना चाहूंगा। इंडिया एज एन कंट्री जब हम बात करें, उसी को एक दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं कि इंडिया एज एन कंपनी अगर है, तो नॉर्मली जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंपनी कितना ग्रो कर रही है, हाउ फार दिस कंपनी इज ग्रोइंग। सो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें वी आर एट नंबर 1 बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 100%. बट इन 2015 आवर इकोनॉमी वाज $2 trillion economy, and today we are at $4 trillion economy. That means 100% ग्रो कर रहा है हमारी इकोनॉमी। आप देखिए जो मसीहा बनते घूम रहा है यूएस, अगर उसका इकोनॉमी देखेंगे तो 66% से ग्रो कर रहा है। जर्मनी इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 44%, एंड फॉर सरप्राइजिंगली जापान का इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, स्टैग्नेंट हो गया, एंड दैट इज द रीजन दैट हमने जापान को बीट करके हम आगे आ गए। Now the second thing what I wanted to inform you or to give an update about economy of our India की अगर इकोनॉमी की मैं बात करूं, आप थर्ड पॉइंट जो है इसमें, थर्ड बॉक्स जो है, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्री कितने स्पीड से ग्रो कर रही है, कितने स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और वर्ल्ड की बाकी जो डिफरेंट इकोनॉमीज है वो कैसे ग्रो कर रही है। अब आप सोचिए कि घोड़े को दौड़ना थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू एलिफेंट को दौड़ाना, क्योंकि घोड़े जो होता है उसका वजन कम होता है तो वो ज्यादा स्पीड में दौड़ सकता है, लेकिन हाथी उतने स्पीड में नहीं दौड़ सकता। और अगर आप देखेंगे ये जो टॉप 4-5 इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, चाइना, माइट बी यूएस, ये बड़ी इकोनॉमी है, एंड स्पेशली हमारी भी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और हम ग्रो कर रहे हैं 6.2% से, यानी हमारी स्पीड है 6.2। वी आर एलिफेंट एंड वी आर रनिंग एट 6.2। एंड इफ यू सी अब इकोनॉमी लाइक ब्राजील जो हमारे से आधी है, इकोनॉमी लाइक कनाडा जो हमारे से आधी है, यानी उनका वजन कम है, उस इकोनॉमी का साइज कम है, $2 trillion इकोनॉमी है, एंड दे आर ग्रोइंग बाय 2%. So being a horse they are not able to run, but being an elephant we are running faster than horse. और आप सोचो अभी मैं आपको कहूं कि कौन सी इकोनॉमी में आप पैसा लगाना पसंद करोगे, जो तेजी से दौड़ रहा है उसमें लगाना पसंद करोगे, या जो तेजी से नहीं दौड़ रहा है उसमें लगाना पसंद करोगे। और जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है कि हम बहुत जल्द जर्मनी को बीट कर देंगे, बिकॉज जर्मनी इज अगेन एट $4.74 trillion इकोनॉमी, एंड आई एम श्योर दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बीट जर्मनी वेरी सून। नाउ ये क्यों मुमकिन है, हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मैंने अभी तो बता दिया कि डेटा तो ये सारा बता रहा है कि वी आर ग्रोइंग, बट हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो जिस तरीके से कोई भी इकोनॉमी को अगर ग्रो होना है तो गवर्नमेंट की तरफ से फोकस होना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री लेवल पे, रिफॉर्म्स में, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। सो मैं बताना चाहूंगा कि बाय 2025 we are going to end of this 2025 we are going to have 4 वंदे भारत ट्रेन। अभी 102 ऑपरेशंस में है और 400 के करीब ये नंबर जाने वाला है। नए एयरपोर्ट ओपन हो रहे, 157 न्यू एयरपोर्ट कम। नाउ अभी अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो
आज के तारीख में आपको मुंबई से पुणे एयरपोर्ट जाने के लिए शायद से 4.5-5 घंटे लगते हैं, पीक आवर्स में अगर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाता है। बट नाउ देयर इज अ न्यू एयरपोर्ट कमिंग इन न्यू मुंबई, जिसका शायद से उद्घाटन करेंगे थोड़े दिनों में। आप सोचिए जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, एवरी करीब करीब 28 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मेट्रो रेल 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो रेल पहुंच चुका है। आज हम और आप कनेक्ट करे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, 6.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का फाइबर ऑप्टिक का लाइन ऑलरेडी लग चुका है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, अगर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे आपको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया। आप सोचिए अगर आप में आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, यू डोंट रिक्वायर टू गो टू शार्क टैंक, आप भारत सरकार के पास जाइए, दे आर रेडी टू गिव यू अ फंडिंग अप टू 5 करोड़ रुपीस। आप सोचिए कितना बढ़िया। स्किल इंडिया, प्राइवेट कंपनीज के साथ में भारत सरकार ने मिल करके बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा फंडिंग गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू गो टू एनी छोटा सा एक सब्जी का दुकान पे चले जाओ, एक आप छोटा सा कोई किराने की दुकान पे चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, यू कैन मेक दैट ऑनलाइन पेमेंट। और दुनिया में सबसे स्मूथ ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो इंडिया के पास में है। और इसीलिए हम देखेंगे डिजिटल इंडिया का, आप देखिए आज हर कोई, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले हमने नहीं सोचा होगा कि हम इतना इजीली मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बता रही है कि हमारे पास में स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मैं टेक्निकल जागरण को एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? इंडिया इनकम है 100 रुपीज, और लेट से अगर आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं तो हमारा खर्चा होता था 107 रुपए। 100 रुपए हम कमा रहे, 107 रुपए हमारा खर्चा था, तो 7 रुपए जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था। आज के तारीख में हमारा फिस्कल डेफिसिट डे बाय डे कम होता जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लेकर के आ गए हैं, कलेक्शंस, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ रहा है जीएसटी द्वारा। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी अगर आप देखेंगे तो वेल विद इन द कंट्रोल है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है ये बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम जो अभी मैंने बात करी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर रही है हमारी इकोनॉमी को। So I hope Amol, I answered your question, Amol. Yes, indeed. Rather, मैं वो सारी information जो आप बता रहा था, तो I was trying to recollect it and I feel very proud. Okay, being an Indian, I hope इसी तरह की भावना सब जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए उनको रही, क्योंकि एक्चुअली स्टुपेंडस ग्रोथ चल रही है, फिनोमिनल ग्रोथ चल रही है। और ये जो आप सर बता रहे थे वो टेक्निकल भी थी, और आसपास में हम देख सकते हैं। मैं जहां पर रहता हूँ वहां पे भी मैं आसपास वो ग्रोथ देख सकता हूँ। आई एम श्योर दिस इज विद एवरीवन। अगर आपको एक बार इंडिया के लिए थम्स अप जरूर हो जाए, आप चैट बॉक्स में आपकी फीलिंग्स बता सकते हो, गुड बैड वॉट एवर इट इज, बट यू कैन गिव सम रिप्लाईज हियर। सो वाओ, क्या बात है। देखिए सर, नो, इंडिया इज ग्रोइंग, इसमें कोई शक नहीं है। वो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग सर। इकोनॉमी क्या है ये तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे देने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच सर। इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन आज की अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। तो ऐसा होता है ना कि इकोनॉमी तो अच्छी है, लेकिन जिस ब्रांड के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सर अगला क्वेश्चन ब्रांड रिलेटेड। ऐसा होता है कि बहुत बार सारे टीम के प्लेयर तो खेल लिए शायद, लेकिन एक स्टार बैट्समैन भी नहीं कभी कभार खेल लेता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो बैट्समैन ब्रांड क्या है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछने हैं सर मुझे। एक, ब्रांड जो है वो कौन है, क्या ब्रांड है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इट। एंड फिर वो रहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस, जब कोई नई गाड़ी आती है तो जैसे उसका प्रीवियस मॉडल्स देखी जाती है कि कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर वो ये ब्रांड नया कुछ लेके आ रहा है तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी हमसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा है। ओवर टू यू कैन सर। सो अमोल, आपने 2 क्वेश्चन मुझे करे। एक, मैं बहुत अगर भाषा में अगर इसको बताऊं कि क्यों पीएनबी मेटल क्यों चूज करना है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। व्हाई शुड आई गो फॉर पीएन? कैन यू हियर मी? रेंज का सर, रेंज अभी आवाज आ रही है?
हाँ, आपका आवाज बीच में ब्रेक हो रहा था. नाउ आई कैन हियर यू. यस. ओके ओके. सो आपने मुझे दो सवाल करे, पहला कि क्यों पीएनबी मेटलाइफ को मैंने चूज करना है, और दूसरा कि आप ये सब बता रहे हो इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन आपकी कंपनी ने क्या फंड का रिटर्न दिया. लेट्स बी वेरी, अगर आपके दो सवाल थे, मैंने बहुत सरल भाषा में कर दिए कि क्यों मुझे पीएनबी को चूज करना है और पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है आपके फंड्स का. तो मैं पहले ब्रांड के बारे में बात करूंगा, पीएनबी मेटलाइफ के बारे में बात करूंगा. और पीएनबी एंड मेटलाइफ, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड एंड पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी शुरुआत आज से 129 सालों पहले पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले लाला लजपत राय जी ने करी थी. और 130 सालों का बैंकिंग और फाइनेंस का एक्सपीरियंस के साथ में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट काम कर रहा है. 130 साल शायद से सुनने में हमें बड़ा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा कहते हैं कि हर 10 साल में एक रिसेशन आता है. एवरी 10 ईयर देयर इज वन रिसेशन विल बी देयर. आप समझ के चलिए कि 130 सालों में करीब करीब 10 रिसेशन आके चले गए हैं, और फिर भी बैंक वहीं का वहीं खड़ा है. जब बैंक ने मर्जर का बात करा तो इस बैंक मर्ज करा गया, इनफैक्ट बाकी बैंक्स को इसमें मर्ज करा गया. दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि 18 करोड़ बैंक के ग्राहक है. 140 करोड़ की आबादी में अगर 18 करोड़ लोग अगर किसी एक बैंक के ग्राहक है, इसका यह मतलब है दैट हर 8 में से एक भारतीय पंजाब नेशनल बैंक के साथ जुड़ा हुआ है. जो दूसरी इंस्टीट्यूट है जो हमारे पार्टनर है, जिसका नाम है मेटलाइफ. और अगर मैं मेटलाइफ की बात करूं, सो मेटलाइफ इज अ रिनोन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, एंड करीब करीब 155 सालों से काम कर रहा है फाइनेंस में, वेल्थ मैनेजमेंट में. सन 1868 में मेटलाइफ ने काम शुरू करा था. बल्ब जो है उसका आविष्कार हुआ था सन 1872 में. तो हमने हमारी जो पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो साइन करी थी हमने शायद से वो लाल टेन के नीचे, जहां पे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ कोलैबोरेट करा था, हमारे साथ इन्वेस्ट करा था. 284 सालों का एक्सपीरियंस. मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए. सो इन्वेस्टमेंट के लिए पीएनबी मेटलाइफ जैसा एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा. जो दूसरा क्वेश्चन था अमोल, आपने जो मुझे पूछा था दैट पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, एंड लेट मी टेल यू, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है कि उस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा रहने वाला. सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के द्वारा. स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, जैसे मिड कैप इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, लार्ज कैप इंडेक्स हो गया. नाउ लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट अ मिड कैप इंडेक्स. तो इंडेक्स जो है उसने पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है 29%. जो बेंचमार्क आपको दिख रहा है, सिंपल मतलब है कि आपको अमोल, लेट्स से मैं सजेस्ट करता हूं, आप मेरे को पूछते हो कि करण कहां पैसा लगाना चाहिए, मैंने कह दिया मिड कैप में लगा दो. आपने ज्यादा कोई स्टडी नहीं करा, आप चले गए स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी एनएससी पे, आपने मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगा दिया, आपको 5 सालों में एवरेज रिटर्न मिला है 29%. उसी जगह पर अब वही पैसा अगर आपने पीएनबी मेटलाइफ के हमारे फंड मैनेजर को अगर दिया है, तो हमने उसी मिड कैप में हमने जो चुने हुए स्टॉक है उसके ऊपर हमने रिटर्न दिया है 35.4%. सो बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 29, हमने दिया 35, मोटा मोटा 6.5% एक्स्ट्रा. 1 करोड़ रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे हैं तो 6.5 लाख रुपए आपको पीएनबी मेटलाइफ के ऊपर भरोसा करने के लिए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं. आप हमारे क्रेस्ट का रिटर्न देख लीजिए, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 20, हमने दिया है 25. आप प्रीमियम मल्टीक्लैप देख लीजिए 22.2, एंड हमारे फंड ने रिटर्न दिया करीब करीब 25%. तो हम ऑन एन एवरेज बेंचमार्क से 6-7% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं. और आप समझिए 6-7% कंपाउंडिंग तरीके से साल दर साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो नंबर्स में मैं बता रहा हूं, ये हम नहीं बोल रहे हैं. वर्ल्ड की जो बेस्ट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार. इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मनी कंट्रोल एंड वैल्यू रिसर्च, ये 2 कंपनी होती है जो रेटिंग देने का काम करती है. इसी तरीके से अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में रेटिंग देने का काम ये मॉर्निंग स्टार नाम की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो देती है. और उसने हमारे अधिकतर फंड्स को 99% फंड्स को 4 स्टार या 5 स्टार का रेटिंग दिया है. आई होप अमोल आई एम ऑडिबल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, नो प्रॉब्लम. सो हमारे अधिकतर फंड्स को 4 स्टार या 5 स्टार का रेटिंग दिया है. एंड मुझे बताते बड़े, देखो एक एग्जांपल के जरिए अगर हम सीखे कि एक स्कूल है और उस स्कूल के 99% बच्चे जो है वो फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं,
तो वो स्कूल बहुत ही बेहतर है ना, क्योंकि उस स्कूल में अगर लेट्स से 40% बच्चे पास हो रहे हैं, 60% बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, तो वो स्कूल अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो स्कूल में, जिस स्कूल में 99% बच्चे 5 स्टार 4 स्टार आ रहे हैं, दैट मीन दैट स्कूल इज अमेजिंग। सो ये हमारे फंड Yes. का ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग स्टार के साइट पे दिया हुआ डेटा है। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो मिड कैप फंड में जो मैं बात कर रहा था, ब्लू कलर के नीचे अगर आप देखेंगे, ब्लू कलर की लाइन जो ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये हमारे फंड का परफॉर्मेंस है, और रेड कलर जो दिख रहा है नीचे, वो फंड का जो इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस है। सो हमारे सारे फंड, अधिकतर फंड जो है, ये बेहतरीन तरीके से मैनेज किए जाते हैं बाय आवर फंड मैनेजमेंट टीम। और अगर आप फंड मैनेजमेंट टीम की मैं बात करूं, आप देखिए ये जो स्मार्ट सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं, मिस्टर संजय कुमार, अमित शाह, देव भट्टाचार्य, ये तीनों हमारे इक्विटी और डेट फंड को प्राइमरी मैनेज करते हैं। मिस्टर अमित शाह इज मैनेजिंग आवर मिड कैप फंड और वैल्यू फंड, जिसके ऊपर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालने वाले हैं। ये उन्हीं का बेबी है, उन्होंने ये फंड का शुरुआत करा है। और आप देखिए एक्सपीरियंस 17 साल। ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट या बच्चा, दोनों को वक्त देना पड़ता है, लेकिन वो वक्त देने के लिए जब फंड मैनेजर जो हमारे हैं, ये 17 साल से हमारे साथ में। अब सोचिए फंड मैनेजर ने जिस थॉट से स्टॉक लिया है कि भाई मैं अगले 5 साल तक इस स्टॉक को रखूंगा, 7 साल इस स्टॉक को रखूंगा, और ये इस तरीके से ग्रो होगा। लेकिन अगर 5-7 साल के भीतर में वो फंड मैनेजर ही अगर उस कंपनी में नहीं है, तो क्या होगा। बट हमारे यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे फंड मैनेजर सारे, आप देखिए जो यंगेस्ट फंड मैनेजर है वो 6 साल विंटेज रखते हैं। और हमारे ये तीनों जो टॉप फंड मैनेजर्स है, दे आर रनिंग एंटायरली आवर फंड मैनेजमेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, ऑल आर वेल एजुकेटेड, एमबीए फाइनेंस, एंड बहुत ही बढ़िया एजुकेशन के साथ में एक्सपीरियंस जबरदस्त रखते हैं। सो मैं बताना चाहूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, और ब्रांड जिसके ऊपर मैंने बात करी, बल्ब से पहले अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया एक्सपीरियंस, इससे बड़ा एक्सपीरियंस किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास में है। एब्सोल्युटली राइट। सो मुझे लगता है, थैंक यू वेरी मच करण सर। आई मीन ब्रांड देख रहे थे हम लोग, बहुत ही बड़े फॉर्च्यून 500 मिडलाइफ की हम बात कर रहे थे, पीएनबी इतना बड़ा नाम इंडिया का, और वहां से लेके हमारे पास्ट फंड परफॉर्मेंस के बारे में बेंचमार्क से ऊपर का परफॉर्मेंस दिया है। सर इसी के रिगार्डिंग ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं जब हम बात करते हैं, तो थोड़े से बोलते हैं ना कि अभी ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। तो रिसेंटली जो आपके फंड है हमारे लॉन्च के, रिसेंटली कल किसी ने पूछा था कि 1 साल के अंदर का अगर फंड आपका कोई लॉन्च हुआ है तो उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि ये जो फंड आप बता रहे हो वो 3-4 साल पुराने फंड्स की बात कर रहे थे। तो रिसेंट मतलब 1 साल के अंदर वाले फंड्स के बारे में, अच्छे फंड्स या फिर जो भी फंड्स है, किस तरह से फंड्स का परफॉर्मेंस हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। सो अमोल, मैं सबसे पहले कहते हैं ना कि एक वो वैधानिक चेतावनी, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल की नहीं है, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ये प्योरली, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे को जैसे बड़ा होने के लिए परवरिश देनी पड़ती है, हमारे इस फंड को ग्रो होने के लिए वक्त देना पड़ता है। बट मैं 2 फंड के बारे में बताना चाहूँ। यस। वन इज अ अर्ली सक्सेस स्टोरी, अनदर इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। नाउ अर्ली सक्सेस स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड। 28 फरवरी को हमने शायद से लिस्ट करा है इस फंड को, जैसे अभी हमारा वैल्यू लिस्ट हो रहा है 28 को, उसी तरीके से 28 फरवरी को हमने इस फंड को लिस्ट करा है। मोटा मोटा 5 महीने हुए हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 5वां महीना चल रहा है। पिछले 5 महीने में इस फंड का एनएवी 10 रुपए का हो गया है 12-12.5 रुपए के आसपास, 12.5 रुपए 27 पैसे के आसपास। दैट मीन्स पिछले 4 महीने में अगर किसी ने 4 महीने पहले अगर 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आज उसका हो गया है 1 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास। दैट मीन 27% का रिटर्न 4 महीने में मिला है। तो अभी सिंपल जो मैथमेटिक लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर 4 महीने 5 महीने में अगर 27 मिला है, पूरे साल में करीब 50% रिटर्न मिल जाएगा। मैं कहूंगा नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अर्ली सक्सेस है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, क्योंकि एक अलग फिलॉसफी के साथ हमने इस फंड को लॉन्च किया था। इंडेक्स द्वारा निफ्टी के जो बढ़िया टॉप 50 कंपनीज है उसमें हमने कुछ मैकेनिज्म के साथ में वो लॉन्च करा था। बट ये लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा एक फंड हमने पिछले साल लॉन्च किया था जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग।
अब इसमें क्या है, हमारे जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट करी है वो लॉन्गर टर्म एस्पेक्ट से करी है, तो ओके, इसमें रिटर्न आने के लिए इट विल टेक टाइम। 5 साल के होराइजन से अगर हम आए हैं, रेगुलरली हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, दिस फंड ऑल्सो कैन गिव यू अ गुड रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड 18-20% ऑन एन एवरेज। सो हर फंड का एक अपना फिलोसॉफी है। जैसे मैंने कहा, एक बहुत अर्ली सक्सेस वाला फंड है, 40-30%, करीब करीब 30% का रिटर्न 4 महीने में मिला है। दूसरा वाला जो है उसमें टाइम लगेगा आने के लिए। तो हर फंड का अपना एक फिलोसॉफी होता है, बट सक्सेस डेफिनेटली मिलता है बिकॉज नंबर्स जो है हमारे बहुत स्ट्रांग बोलते हैं। जैसे मिड कैप का मैंने बताया, मिड कैप हमने आज से 13-14 साल पहले हमने लॉन्च करा हुआ फंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यस, दैट फंड इज गिविंग अमेजिंग रिटर्न। तो अर्ली सक्सेस बहुत ही बढ़िया है। हमारे वो जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50, मैंने खुद पैसा लगाया हुआ है, मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा यहाँ पे, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिटर्न। इनफैक्ट मैंने तीनों, हमारे 3-4 एनएफओ आए, मैंने सब में पैसा लगाया है, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज सम फंड आर गोइंग टू गिव, किसी फंड ने मुझे इमीडिएट रिटर्न दिया, किसी फंड ने मुझे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने तो सारे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कम से कम 5-10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट करा है। क्या अमोल? यस, थैंक यू वेरी मच सर। बोलते हैं ना कि एकदम बैलेंस व्यू दिया है आपने, मतलब जो अर्ली सक्सेस है वो भी बता दी, जहां पे थोड़ा सक्सेस लेट चल रहा है, कभी कभार ऊपर नीच होती है, तो उसी तरह से वो फंड भारत मैन्युफैक्चरिंग, चैट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन आया है, यादव जी ने सवाल पूछा है कि वो थोड़ा नीचे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसी का आपने जवाब दे दिया कि कुछ फंड्स इट्स ए लॉन्गर होराइजन, राइट सर, 5 साल 8-10 साल की हम बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि 24 घंटे की जर्नी में 10 मिनट की तरफ, 10 मिनट का ट्रबल की तरफ नहीं देखेंगे, गाड़ी कभी कभार स्लो जाती है, कभी कभार ना ऊपर फास्ट भी जाएगी, एवरेज स्पीड मेंटेन करना बहुत अच्छा है, तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसमें बहुत ग्रोथ है। सो दिस इज व्हाट, थैंक यू कर्ण सर, पूरी तरह से एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपने दिया है बोथ फॉर दी बोथ फंड्स। सो दिस इज अबाउट दी फंड परफॉर्मेंस। आई थिंक जिनके भी मन में फंड को लेके कोई क्वेश्चन रहेगा, पास्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आपने बहुत ही बेहतर तरीके से दिया है कर्ण सर। अब आते हैं आखिरी बट सबसे बड़ा क्वेश्चन पे, जिसके लिए आज इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में होता है ना, इंपॉर्टेंट चीजें सबसे लास्ट में होते हैं कि आज की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती, ओके, तो वो ग्रैब करनी बहुत जरूरी है। तो सर, ये वैल्यू फंड जो हम आज लॉन्च हो रहा है, तो उस वैल्यू फंड की लॉन्च, मतलब उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इट, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए। ओवर टू यू कर्ण सर। वैल्यू फंड जो हम रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं, एंड इसके लिए मैं फिर से, आपने शायद से शुरुआत में बताया था, यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के जो भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, या बहुत ही जानी मानी हस्ती है वॉरेन बफेट जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, दैट कीमत वो होती है जो आप पे करते हैं एक वैल्यू के लिए। ठीक है, एक कीमत, या उसको इंग्लिश में अगर मैं कहूंगा कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आप प्राइस जो देते हो उससे आपको वो वैल्यू मिलती है। और आज ये जो वैल्यू कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो पहले हमें इस वैल्यू फंड को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट वैल्यू, क्योंकि फंड क्या होता है, फंड में हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं। तो जिस स्टॉक में हम पैसा लगाने वाले हैं वैल्यू फंड द्वारा, उसको हम कहेंगे वैल्यू स्टॉक्स। बट ये वैल्यू स्टॉक्स क्या होता है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और वैल्यू स्टॉक्स हम समझे उससे पहले हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है, एक है प्राइस और दूसरा है वैल्यू, कीमत और उसके साथ में आने वाली वैल्यू। नो, इसको समझने के लिए मैं आपको कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं, एकदम डे टू डे लाइफ वाला एक चीज बताना चाहूंगा। अमोल मेरे साथ में है। सो अमोल, आपके स्क्रीन पे एक पानी की बोतल दिख रही होगी। मैं आपको पूछना चाहूंगा, इस पानी की बोतल की क्या कीमत है? सर, आई थिंक 20 रुपए में सब जगह पे मिल जाती है, एयरपोर्ट जाओगे तो शायद ज्यादा महंगी में आएगी, 100-150 रुपए देने पड़ेगे, बट उससे ज्यादा तो नहीं होती, उसी के आसपास रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करती है। तो 20-30 रुपए पानी की बोतल की कीमत है। अब आप फर्ज करिए कि आप हमारे साथ गुजरात में घूमने आए, हम वो कच्छ के रण में गए और रण में हमारा पानी खो गया है, दूर दूर तक हमें पानी कहीं नहीं मिल रहा है, और अचानक से आपकी नजर जो है एक स्टोर पे जाती है, और उस स्टोर में पानी की एक बॉटल पड़ी है, पहुंच रहे हो और आपको पानी की बोतल के लिए 1000 रुपए मांग रहा है, आप देंगे कि नहीं देंगे? जरूरत है तो देनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेरे पास। यस, एब्सोल्युटली दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। आप एब्सोल्युटली दे देंगे। दैट मीन्स आपने 100 रुपए की
सॉरी 20 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए दे दिए, करेक्ट? यस 20 रुपए की यस चीज थी जिसके लिए आपने 100 रुपए दे दिए। एक्चुअली उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ गई थी बिकॉज आपकी वो जरूरत थी, आपने स्टॉक के प्राइस को ओवर वैल्यू करके दे दिया बिकॉज आपकी जरूरत थी, उसमें वो वैल्यू आपने देख ली थी, ठीक है? जी उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। फर्ज करिए कि अमोल को एक टीवी खरीदना है, सोनी का, सोनी का टीवी खरीदना है, और सोनी का टीवी आ रहा है 1 लाख रुपए का, 55 इंच का एक टीवी, स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हैं, 55 इंच का 1 लाख रुपए में टीवी मिल रहा है। और अचानक से अमोल आप देख रहे हो कि अमेजोन पे एक बिग डे सेल चल रहा है, और ये 55 इंच का 1 लाख का टीवी आपको 50,000 रुपए में मिल रहा है, जी ठीक है? प्राइस इसकी 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको मिल रहा है 50,000 रुपए में। आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदूंगा? 1 लाख की चीज मुझे 50,000 में मिल रही है तो डेफिनेटली कूद जाऊंगा उस पर। क्या ये टीवी खराब क्वालिटी का है? नो वही क्या है। इसमें से कोई पुर्जे हम कम करके देने वाले हैं? नो एब्सोल्युटली नॉट। सोनी है तो तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी रहेगी। आपको क्वालिटी वही मिल रही है, आपको वैल्यू वही मिल रही है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले वाले एग्जांपल में आपने ओवर प्राइस करके चीज खरीदी थी, इस वाले में आप अंडर प्राइस में खरीद रहे हो, यानी जो चीज जिसकी वैल्यू 1 लाख है को मिल रही है 50,000 में और आप खरीद रहे हो। और यही फिलॉसफी यूज होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के वक्त। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। टाटा स्टील, ये जो कंपनी है, ये इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरी दुनिया में, इंडिया को तो स्टील प्रोवाइड करने का काम कर ही रही है, लेकिन दुनिया में अधिकतर मार्केट्स में स्टील प्रोवाइड करने का काम कंपनी कर रही है। टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज इस कंपनी की प्राइस जो है, इट्स लाइक अ सोनी टीवी, 50,000 रुपए का, वो 1 लाख रुपए का वैल्यू का टीवी 50,000 में मिल रहा है। इसी तरीके से टाटा स्टील का स्टॉक जो है, इसका वैल्यू बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसकी प्राइस कुछ कारणोंवश नीचे आई हुई है। और इसी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के काम को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और इस प्रकार के वैल्यू इन्वेस्टिंग को इकट्ठा करके जो हमारे फंड बनाया जा रहा है, जिसको हम कहेंगे वैल्यू फंड। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो जेमोलॉजिस्ट हम कहेंगे स्टॉक मार्केट के, जो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है। एक है वॉरेन बफेट जी, दूसरे है इंडिया के वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी। मैं राकेश जी का एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। टाइटन, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, टाइटन कंपनी के जो स्टॉक्स थे, ये राकेश झुनझुनवाला जी ने 1987 में 3 रुपए में खरीदे थे, 3 रुपीज में, और उसकी वैल्यू 3,690 रुपए चली गई 2025 में। अगर आप परसेंटाइल में देखेंगे तो 1200% का मुनाफा एक स्टॉक ने दिया है। उन्होंने वो 1200 वैल्यू देखी थी, 100%। वाओ 1200 और गुना, मतलब शायद उन्होंने 3 रुपए की प्राइस थी, लेकिन राकेश जी को उसकी वैल्यू पता थी, शायद 3,690, 1200 गुना। वाओ अमेजिंग। एब्सोल्युटली। और आप उसी तरीके से देखिए ना, एप्पल का शेयर खरीदा था वॉरेन बफेट जी ने, माइट बी एट $36, एंड टुडे इट इज ट्रेडिंग एट $220। सो आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कमाल है। पर इसको करते वक्त कुछ चीजें ख्याल में रखी जाती है, और ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करी जाती है उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं। राकेश जी ने या वॉरेन बफेट जी ने जो इन्वेस्टमेंट करी, उसमें 3-4 चीजों का ख्याल रखा जाता है, या 3-4 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, जब ये लोग इन्वेस्ट होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है, इसमें जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला देखा जाता है कि किस प्रकार की मैनेजमेंट इस कंपनी को चला रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं एप्पल की, इनोवेशन, टाटा की, एथिक्स, अगर आप बात करें, ये मैनेजमेंट है, ये उनके वर्क है जो ये बाय डिफॉल्ट फॉलो किए जाता है। एप्पल हर सालाना एक नया आईफोन लेकर के आ रहा है इनोवेशन के साथ में। आप देखिए टाइटन, बहुत ही, टाटा ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस की कंपनी है, बहुत ही एथिकली काम करती है, सिंपल बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि 5,000 प्रोडक्ट लाइन लगा दी, सिंपल बिजनेस करते हैं। एप्पल की अगर मैं बात करूं, आईफोन बनाएंगे, आईपैड बनाएंगे, और बाकी 2-4 प्रोडक्ट पे काम करेंगे। टाइटन घड़ी बनाएंगे, चश्मा बनाएंगे और बेचेंगे, सिंपल बिजनेस है, किसी लेमैन को समझ में आ जाए वैसा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कैपिटल इक्विप्ड है। आप देखिए ये कंपनीज में कभी भी कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में फिर थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें देखी जाती है, दैट व्हाट इज पी रेशियो, व्हाट इज पीबी रेशियो ऑफ द स्टॉक एंड ऑल। मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट ये बेसिक चीजों के ध्यान में रख करके ये वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है। एंड उसी के तर्ज पे हम लेकर के आए हैं इस वैल्यू फंड को। तो पीएनबी मेटलाइफ का ये जो वैल्यू फंड है ये इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने वाला है, एंड दिस इज अ रियल डायमंड फॉर ऑल दी फंड्स। तो रियल डायमंड है क्योंकि ये वैल्यू फंड में हम कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील की मैंने बात करी थी, कोल इंडिया पूरे भारतवर्ष में से 50% आबादी को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कोल इंडिया कर रहा है, 50% आबादी को। अगर मैं बात करूं आपको आदित्य बिरला ग्रुप, ग्रासिम, सीमेंट से लेकर के पेंट से लेकर के मल्टीपल बिजनेसेस में है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने वाली है। और उसके लिए मैं नंबर्स भी बताना चाहूंगा। डिफरेंट सेक्टर्स में इसमें पैसा लगाया जाता है। आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, पावर में, ये सब सेक्टर में ये पैसा लगने वाला है। और ये फंड जो है ना, ये 2005 से इंडेक्स नहीं, ये फंड तो नहीं कहेंगे लेकिन इंडेक्स जो है, वैल्यू इंडेक्स 2005 से काम कर रहा है। 3 साल का एवरेज रिटर्न निफ्टी 50, भारत की जो 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज होती है जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है, 3 साल का एवरेज रिटर्न CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 14.3% है। यानी 14% से अगर आपने निफ्टी में पैसा लगाया तो बढ़ रहा है, लेकिन उसी जगह पर अगर आपने निफ्टी 500 वैल्यू फंड में अगर पैसा लगाया है तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा आपका ग्रो कर रहा है, 32% से ग्रो कर रहा है CAGR से। 5 साल की अगर एवरेज की मैं बात करूं, निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 20% एंड वैल्यू फंड ने दिया है 39%। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अंतर है। वही 50 कंपनी में से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को निकाला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के द्वारा और उसमें पैसा लगाया जाता है। और आप देखिए निफ्टी ने रिटर्न दिया है 20%, वैल्यू फंड ने दिया हुआ है करीब 40% का रिटर्न। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे एक फंड ने 30%, 28-30% का रिटर्न दे दिया 4 महीनों में। ये उसी प्रकार का है, इंडेक्स बेस्ड फंड है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिटर्न दे रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ द NAV इज एट 10 रुपीज। आप सोचिए अमोल, अगर आपको पता होता फरवरी 28 को कि दैट निफ्टी 500 वैल्यू निफ्टी 500 मोमेंटम 50 वाला जो फंड है ये 10 रुपए का 12 रुपए हो जाएगा 4 महीने में, तो आप तो बहुत सारा पैसा लगा देते। अभी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसको भी मॉर्गेज कर देते और पैसा लगा देते कि भाई लगा दो यार 30% रिटर्न मिलने वाली है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा ग्रो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको पास में जाने का मौका मिल रहा है और हमको 10 रुपए NAV का एडवांटेज मिल रहा है तो वी शुड इन्वेस्ट इन दिस वैल्यू फंड। और इसमें इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स है मैं क्विकली लेना चाहूंगा। पहला, लोअर रेट पे स्टॉक के प्राइस को लोअर प्राइस पे आप स्टॉक को खरीद रहे हैं और आगे जाने की आगे उसकी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है बिकॉज वैल्यू बहुत जबरदस्त है। लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल रहने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी मार्केट जब नीचे गिरेगा, ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे भी गिरेगा, लेकिन जब नीचे गिरेगा तो इन स्टॉक्स को गिरने की चांसेस थोड़ी सी कम रहेगी कंपेयर टू वॉलेटिलिटी को। ये थोड़ा सा संभाल करके ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ फंड है। हमारी प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से सर आपके यहाँ पे रेंज बात कर चुका हूं। और जैसे हमने बात करा ना, नाउ कैन यू हियर मी? Yeah, now we can. Yes. So macro level पे country is growing and ये फंड की फिलोसॉफी जो मैंने आपको बताई, I think this is the one of the most important point जिसको हमने ख्याल में रखना चाहिए। मैंने quickly I try to explain the value fund in very short span of time। बात करेंगे तो और बहुत सारी बातें कर सकते हैं वैल्यू फंड के ऊपर, बट मैंने शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैं कोशिश करा कि मैं वैल्यू फंड आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। क्या बात है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वैल्यू फंड। वो मुझे राकेश झुंझुनवाला जी का टाइटन का 3 रुपए का शेयर
3,690 हो गया, वो वाली चीजें, मतलब इतना वैल्यू, दिस डिफरेंस। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से सर इकोनॉमिक के बारे में बता दिया, देन आपने पीएनबी मेटलाइफ ब्रांड के बारे में बताया, पास्ट परफॉर्मेंस जो है हमारे फंड के रहे, जो कि लॉन्ग टर्म पे रिटर्न देने वाले हैं उनकी भी बात की, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस स्टोरीज है उनके बारे में भी आपने बात की, वैल्यू फंड क्या है, किस तरह से होगा, कितना बढ़िया पोटेंशियल है, वो भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। मतलब मैं याद रखने के लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज वो चीजें याद रह रही है मुझे कि निफ्टी 50 जो प्राइमरी इंडेक्स है एनएससी का, उससे दुगना रिटर्न ये वाले वैल्यू इंडेक्स ने दिया हुआ है। तो उसी से हमें समझ में आता है कितना बढ़िया पोटेंशियल है, और वही फंड हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज। नो, थैंक यू वेरी मच सर। अब थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं बिफोर वी एंड आवर सेशन। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, एंड अगर किसी को कोई सवाल है, सवाल पहले वहां पे भारत मैन्युफैक्चरिंग का देखा है हमने ऑलरेडी, इस पे बात की है सर। अक्सर एक सवाल आता है टैक्सेशन के बारे में, वो सवाल आता है, तो वो बारे में मुझे आपको यहाँ पे नो आई जस्ट वांट टू आस्क कि नो नॉट टैक्सेशन एग्जैक्टली, तो लोग क्या बोलते हैं बहुत बार ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज या वैल्यू फंड म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली वैल्यू फंड कितना इफेक्टिव रहेगा, वो वाली चीजें यहाँ पे बात की जाती है सर। सो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेरी और क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में लेना चाहूंगा। पकड़ करके चलिए अमोल की, आपको मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, मैं पूरा एक बार स्क्रीन पे ले लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए अप्रैल 2025 में, फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुई, 1 करोड़ आपने लगा दिया म्यूचुअल फंड में। इस 1 करोड़ का वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते अगस्त तक ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। अब आप क्या करोगे, इस 1 करोड़ 10 रुपए को आप विड्रॉ कर लोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि खुदा ना करता, चलो आपने टीवी पे देख लिया कि भाई अब नया वॉर का कुछ नया न्यूज आ गया, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। आप क्या करोगे, इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए को विड्रॉ कर दोगे, आप या तो बैंक में रख दोगे या फिर आप इसको रख दोगे अपना डेट फंड में। अब समझ लीजिए कि आपने जब इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए को विड्रॉ करा, तो आपका मुनाफा जो था, ठीक है, आपने करीब करीब 10,40,808 रुपए का मुनाफा कर दिया, ठीक है जी। अब आपने वो पैसा लगा दिया डेट फंड में या बैंक एफडी में, जो आपका 1 करोड़ 10 लाख बना था उसको आपने लगा दिया बैंक एफडी में। वो आपने जो बैंक एफडी में लगाया हुआ है, ये पैसा ग्रो होता जा रहा है, और ग्रो होते होते माइट भी ये आपका हो गया शायद से 11.25 साढ़े 11 लाख रुपए, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ 15 लाख रुपए। अब 1 करोड़ 15 लाख होने के बाद में आपको दिख रहा है कि यार अब वापस स्टॉक मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया है, नाउ आई शुड विड्रॉ दिस फंड फ्रॉम डेट एंड आई शुड री इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब वापस से इक्विटी में लगा देते हो, और इक्विटी में लगाने के बाद में आपने वापस वो पैसे को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। मार्च आते आते फिर से आपको दिख रहा है कि भाई कुछ तो न घटने वाली घटनाएं घट रही है, स्टॉक मार्केट हिला हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, डेट इक्विटी इक्विटी डेट 1 या 2 बार कर रहे हो, ज्यादा दफे नहीं करो, पूरे साल में आपने 2 दफे करा है। आप अगर देखेंगे कैपिटल गेन, टोटल आपका कैपिटल गेन जो दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे कैपिटल गेन वाले पोर्शन में जो दिख रहा है हमारे को, दैट इज कमिंग टू 14 लाख रुपीस। 14 लाख रुपए का आप कैपिटल गेन कर चुके हो, और उसके ऊपर आपको भारत सरकार को 2,18,000 रुपए का टैक्स चुकाना है। ये आपने किस लिए किया था, टू बुक अ प्रॉफिट। आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरने वाला है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, मैं टीवी देख रहा हूं, मोदी जी आकर के बोल रहे हैं, पुतिन जी आकर के बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन है, भगवान न करे कोविड जैसी कोई स्थिति आ रही है, कुछ तो दिक्कतें हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, और ये हम देख रहे हैं साल भर में, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। अगर आपने एक साल में सिर्फ एक बार स्विचिंग करा है, यू आर एंड अप पेइंग 2 लाख रुपीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस स्विचिंग। अब मैं ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मैं वैल्यू फंड में फ्री में दे रहा हूं। अब सोचिए कि मैं आपको डेट और इक्विटी, ये सारा का सारा डेट इक्विटी इक्विटी डेट आप सिर्फ साल में 1 दफे कर रहे हो, जिसके लिए आप 2 लाख रुपए चुका रहे थे।
मेरे इस वैल्यू फंड में आप साल में 365 दिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि आज इक्विटी में लगाना है, डेट में लगाना है, आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा 365 दिन करना है। साल में अगर एक बार भी आप कर रहे हो या 2 बार भी आप कर रहे हो, 2 बार किया तो आपका 4 लाख रुपए बच जाएगा, जो हमारे पास में इस वैल्यू फंड द्वारा हम आपको फ्री में दे रहे हैं, जो आज आपको स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्ट करने पे ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जो हम हमारे इस ऑप्शन में दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऑप्शन शायद ही कहीं और मिलने वाला है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करिए, यहां पर भी करिए। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ एन मींस व्हाट इज माय फिलोसॉफी, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं सालाना, तो 100 रुपए में से मैं मोटा मोटा जो मुझे 1 से 5 साल के भीतर में लगने वाला पैसा है वो मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं। तो 100 रुपए में से मैं 30 रुपए जो है वो मैं अपना म्यूचुअल फंड में लगाता हूं। मेरी जो लॉन्ग टर्म नीड्स है, मेरे जो लॉन्ग टर्म के सपने हैं, उनको मुझे पूरा करना है, बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसके लिए मैं 40-50 रुपए में लॉन्ग टर्म में इस प्रकार के फंड में लगाऊंगा, जो 5, 10, 15 साल के बाद मुझे मिलेंगे। और 20 रुपए या 30 रुपए मैं बैंक एफडी में रखूंगा, क्योंकि कभी भी अर्जेंसी आ सकती है। तो इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए एंड इस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड सो आई थिंक मैंने आपके उस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करा कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड वैल्यू फंड। एब्सोल्युटली सर, वो लाखों का टैक्स बच रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत मुझे लगता है ये यूनिक है, ये बाहर आपको मार्केट में कोई नहीं बताता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। क्योंकि अगर स्विचिंग, मार्केट का नेचर है वोलेटिलिटी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, होशियारी है जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो डेप्थ में पैसा रखो, ऐसा वो करने जाएंगे तो सब म्यूचुअल फंड में टैक्स तो देना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने नंबर्स के साथ क्लियर कर दिया है, थैंक यू वेरी मच कर्ण सर। और एक सवाल मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा है चिन्मय जी ने, चिन्मय नायक जी ने, और उसी के साथ में कुछ ये भी क्वेश्चन आता है, तो एज क्या है वगैरह, ये भी सवाल पूछते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं ये कहूंगा, जितना आपके पास सरप्लस पैसा है सारा लगा सकते हैं आप। देयर इज नो सच काइंड ऑफ एन इशू, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग बाय 50,000, 1 लाख, व्हाटएवर अमाउंट यू आर कंफर्टेबल विद। बट मेरा ही हमेशा कहना होता है, जितना सरप्लस पैसा है आपके बैंक अकाउंट में अगर पड़ा है, आपको लग रहा है ये सरप्लस है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर। बिकॉज जो शुरुआत में अमोल ने कहा था ना कि जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा ग्रो होना चाहिए, और वो फास्टर पेस से ग्रो होगा इस प्रकार के फंड में। दूसरा जो क्वेश्चन था अमोल, जो आपने मुझे कहा, एज 0 से लेकर के नॉर्मली 50 साल की उम्र के कोई भी व्यक्ति हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। 50 साल से ऊपर क्या होता है, इंश्योरेंस है इसमें तो थोड़ा कॉस्ट रहता है। तो मेरा हमेशा सजेशन होता है, आप खुद प्रपोजर रहिए, कंट्रोल आपके पास रहेगा इस इन्वेस्टमेंट का, और जो इंश्योर्ड होगा वो आपके बच्चों को रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट सबसे कम जाएगी। एंड ये इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप इसको अच्छे से ले जा सकते हैं। लास्टली बिफोर वी क्लोज, अमोल, इफ वी आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन, लेट मी एंड दिस इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम विथ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गाय, एक बच्चे की, लड़के की स्टोरी है, जो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। और होता यह है कि एक बार जिस शहर में वो रहता होता है, जिस गांव में वो रहता है, उस शहर में, उस गांव में, वहां पे बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आती है तो थोड़ी देर के बाद में होता यह है कि उस गांव में जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी उसको बोलते हैं, बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें इस बाढ़ से बाहर ले जा रहा हूँ और मैं आपको अगले किनारे पे छोड़ दूंगा। लेकिन वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान ही मुझे बचाने आने वाले हैं, तो आप जाइए, मेरे को मेरे भगवान, मेरे प्रभु जो है वो मुझे इस दुविधा से निकालेंगे। पंडित जी चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में गांव के जो मुखिया जी होते हैं वो अपने परिवार को लेकर के जा रहे होते हैं, और मुखिया जी निकलते हैं और मुखिया जी कहते हैं कि बेटा अभी गांव खाली होने आया है, मेरी जो नौका है उसमें मेरे पास जगह है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सही स्थान पे पहुंचा दूंगा और आप इस दुविधा से निकल जाएंगे। तो बोलता है नहीं, मेरे प्रभु मुझे बचाने आएंगे, मुखिया जी आप निकल जाइए, मुझे मेरे प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे। मुखिया जी कहते हैं बेटा आ जाओ, मेरे पास जगह है। वो नहीं मानता है, वो मुखिया जी भी चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जो गांव के वो जो सिपाही वगैरह होते हैं, जो आखिरी बचे हुए लोग होते हैं, उनको ले जाने के लिए आते हैं, कहते हैं कि चले आओ चले आओ चले आओ। ये लड़का जाता नहीं है, कहता नहीं मुझे मेरे प्रभु बचाने आएंगे। होता यह है कि
थोड़ी देर के बाद में पानी का स्तर बढ़ता है और ये लड़का उस बाढ़ में डूब जाता है और ही लॉस हिज लाइफ। जब उसकी डेथ हो जाती है, वो भगवान के पास पहुंचता है, भगवान को पूछता है कि भगवान, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान उसको मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो पंडित के स्वरूप में आया था वो मैं था, मुखिया के स्वरूप में आया था वो मैं था, सिपाही के स्वरूप में जो आया था वो मैं था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं यहाँ पे, इस द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भगवान हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के द्वारा वो डोर डोर को नॉक करते हैं। हम वो दरवाजा अगर नहीं खोलेंगे, अगर हम हमारे उस माइंड को ओपन करके अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे, तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। और इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली हमारे फील्ड में ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंचते, और इसीलिए उन्होंने अपने चुनिंदा लोगों को रखा है हमारे इस काम को करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर समझिए। 10 रुपीज एनएवी पे इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि यू विल गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज एंडिंग टुमारो। सो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू मेक इट, भले वो 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, डिसीजन जरूर लीजिए, आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। सो आई थिंक, अमोल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू आंसर दैट, अदरवाइज वी कैन एंड द प्रोग्राम बिकॉज वी आर एग्जैक्टली एट 1 hour। एब्सोल्युटली राइट। सो सवाल अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही सच्चे इन्वेस्टर की पहचान है। जैसे जिनके एग्जांपल्स हमने देखे, वॉरेन बफे के एग्जांपल देखे, हमने राकेश झुंझुनवाला जी के एग्जांपल देखे, एंड अपॉर्चुनिटी फेस करना और उसको ग्रैब करना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन नो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। सो विद दिस हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले कोई भी आपका डिसीजन हो, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया था, उनसे एक बार डिस्कस कीजिए। आपके हर क्वेरी, हर क्वेश्चंस का विथ डेटा हम जवाब दे पाएंगे, एंड वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आपका डिसीजन ले पाओगे। लेकिन जरूर कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया, नो इनवाइट किया था। सो ओके, दिस इज स्विट। करण सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने वक्त निकाला, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। आपने भी, आप संडे का दिन है, लेकिन आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था शुरुआत में, इट इज, तो आपका ये नजरिया बदलने में जरूर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प की होगी, मुझे आशा है। आपका फीडबैक भी शेयर कीजिए, एंड विद दिस वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू करण सर, थैंक यू Thank you, एवरीवन। Amol. Thank you for having a wonderful session. All the best to everybody. थैंक यू, थैंक यू।
तो